मैं आज आपके बीच में खास मकसद लेकर के आया हूं। मैं पहली बात ये बता दूं कि मैं बामसेफ संगठन है उसका राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं। बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसका मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं और बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते ही अपनी बातचीत आपके बीच में रखूंगा। दूसरा, जो मेरा जो गांव है, आपके पड़ोस में ही बधाना मेरा गांव है, उस गांव में मैं पैदा हुआ और वहीं 5वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और पड़ोस का जो गांव है नगुरा, वहां से मैंने 10वीं की और उसके बाद साथियों मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, टीचर हूँ। और टीचर होने के नाते बहुत सारे महापुरुषों को मैंने पढ़ा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, दीनबंधु सर छोटूराम, पंडित अयोध्यादास, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि ये जो लड़ाई है, ये जो किसान मजदूर की लड़ाई, एक हड्डी एक खून के जो लोग हैं, ये लड़ाई अलग अलग नहीं है। और इस लड़ाई को अलग अलग तरीके से क्यों समझा जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। उन कारणों को जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं वो चीज, मुझे जो आभास हुआ वो आपके सामने में रखने के लिए आया। साथियों, मैं बात दीनबंधु सर छोटूराम से शुरू करता हूं। दीनबंधु सर छोटूराम जी मुल्तान जिला पाकिस्तान में, उस मुल्तान जिले में शेड्यूल कास्ट के लोगों को दीनबंधु सर छोटूराम जी ने 4,54,625 एकड़ जमीन शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटी। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दीनबंधु को दीनबंधु की उपाधि दी। छोटूराम जी को दीनबंधु की उपाधि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दी थी। ये जानकारी शायद बहुत सारे साथियों को नहीं होगी। दीनबंधु का मतलब होता है कमजोरों का हिमायती। दीनबंधु का मतलब है कमजोरों का हिमायती, कमजोरों की मदद करने वाला। तो दीनबंधु सर छोटूराम जी ने, ये एक पहली घटना है, और भी घटनाएं हैं उनकी, लेकिन दुख की बात यह है कि दीनबंधु सर छोटूराम को केवल जाटों का नेता बना दिया गया। अखबार वाले भी लिखते हैं जाटों का नेता, टीवी वाले भी बोलते हैं जाटों का नेता, लेकिन क्या सचमुच दीनबंधु सर छोटूराम जाटों के नेता थे? दीनबंधु सर छोटूराम जी ने, राजस्थान के अंदर एक मेघवाल जाति है, उसके घरों को जला दिया गया। दीनबंधु सर छोटूराम जी ने 8 दिन तक भूख हड़ताल की और 1500 रुपए उन परिवारों को दिलाए। इसकी चर्चा इस देश का मीडिया नहीं करता, इसकी चर्चा इस देश के अखबार नहीं करते। और इस दुख की बात यह भी है साथियों कि ये चर्चा इस राज्य में तो कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी ये विचारधारा, ये संघर्ष इस राज्य के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं पढ़ाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी, जो अपने आप को उसका नाती कहते हैं, आज तक उसके संघर्ष को, उसके साहित्य को, उसके इतिहास को इस देश के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू नहीं करवा पाए। ये दुख की बात है। और मैं स्टेज से कहना चाहता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह, अगर आपकी रगों में चौधरी छोटूराम जी का खून अगर दौड़ता है, तो कम से कम उनका साहित्य, उनका संघर्ष, उनकी सोच इस स्कूलों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में कम से कम लगवा दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया हो। और भी एक चाक कर लगता था, चाक कर कुम्हारों पर, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उन्हें चाक कर देना पड़ता था। इस चाक कर से मुक्ति दीनबंधु सर छोटूराम जी ने दिलाई। क्या इसकी जानकारी है? इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। चाक कर महाराजा गंगा सिंह से बात करके दीनबंधु सर छोटूराम जी ने जो चाक कर लगता था उससे मुक्ति दिलाई और कुम्हारों ने खुश होकर के दीनबंधु सर छोटूराम को एक सुराही भेंट की। सारी जिंदगी
वो पूरी जिंदगी उस सुराही का पानी पीते रहे, अपने सिरहाने उस सुराही को रखते थे। तो इसलिए दीनबंधु सर छोटूराम क्या एक जाति के नेता थे? लेकिन दुख की बात यह कि वो एक जाति के नेता नहीं थे, लेकिन एक जाति के नेता बना दिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का नेता, महात्मा गांधी देश का नेता, दीनबंधु सर छोटूराम क्या देश के नेता नहीं थे? देश के नेता थे, देश के लिए सही काम किया, लेकिन ये सही जानकारी समाज के बीच में नहीं रखी। एक कतरन कर लगता था भेड़कुटों पर, नाइयों पर, और जो वाल्मीकि जाति के लोग थे वो कतरन कर देना पड़ता था, भेड़ के बाल काटते थे उस जमाने में। लेकिन दीनबंधु सर छोटूराम जी ने कतरन कर से मुक्ति दिलाई। इसकी जानकारी आज हमें नहीं है। क्यों नहीं जानकारी है? क्योंकि हम दीनबंधु सर छोटूराम को नहीं पढ़ते, उसकी विचारधारा को नहीं पढ़ते, समाज में उसकी चर्चा नहीं करते। मोठ गांव है, मोठ गांव में शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को दीनबंधु सर छोटूराम ने घड़ा चकवाया पानी का सार्वजनिक कुएं से भर करके, ये चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऊपर कुछ लोग शैतान बैठे हैं। शैतान का मतलब क्या साथियों? जो गैर बराबरी की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, मैं किताब लाया हूं किसानों का कोड़ा, 8-10 कॉपियां लाया हूं, आपको मैंने दे दी। ऐसी किताब एक ये जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने लिखी, किसानों की स्थिति पर लिखी। और किसानों की स्थिति का मतलब ये था, इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जैसे दीनबंधु सर छोटूराम जी ने कहा कि किसान तेरे दो दुश्मन हैं, एक मंडी और एक फंडी। हालांकि मंडी एक्ट उन्होंने पास करवाया, लेकिन मंडी का मतलब क्या था साथियों? मंडी का मतलब ये था कि मंडी में जो धोखाधड़ी होती है, जो उसमें जो तौलाई में धोखाधड़ी करते हैं या और बदमाशी करते हैं, वो उसके प्रति कह रहे थे कि ऐसे लोग तेरे दुश्मन हैं। जो तिलक लगा करके, धोखा करके, अंधविश्वास फैला करके, अज्ञान फैला करके, वो चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, कि वो तेरे दुश्मन हैं, जो तुझे धोखे में रख करके तेरे खिलाफ साजिश रचते हैं। तो ऐसे ही जैसे दीनबंधु सर छोटूराम जी ने बेचारा जमींदार एक किताब लिखी, कितने किसानों ने पढ़ी होगी? मुझे नहीं लगता कि नहीं पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी होगी। ऐसी ये किताब है किसानों का कोड़ा। ये भी ऐसी किताब है दीनबंधु महाराष्ट्र के जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मैं उनको राष्ट्रपिता मानता हूं, इसलिए मैं राष्ट्रपिता कह रहा हूं। उन्होंने किसानों की स्थिति के बारे में लिखा कि किसानों के साथ क्या क्या धोखाधड़ी होती है। तो इसलिए साथियों, दीनबंधु सर छोटूराम जी को दीनबंधु की जो उपाधि दी, नीली पगड़ी पहनाई, और आज भी उनकी रोहतक में जो कोठी है नीली कोठी के नाम से मशहूर है। तो मैं इसलिए आपके बीच में आया। एक बात और महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण बात क्या है? शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण मिला, प्रतिनिधित्व मिला, उसमें भी दीनबंधु सर छोटूराम जी का योगदान है। छोटूराम जी का क्या योगदान है? जब साइमन कमीशन इस देश में आया तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने और दीनबंधु सर छोटूराम जी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। साइमन कमीशन के लिए पंजाब प्रदेश की जो स्वागत समिति थी, दीनबंधु सर छोटूराम जी उसके अध्यक्ष थे और स्वागत किया और उसकी सिफारिश की, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला, प्रतिनिधित्व मिला। आरक्षण बाद में बनाया गया। प्रतिनिधित्व और आरक्षण में बहुत फर्क है, ये समझने की बात है साथियों। ये बात मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, जो कृषि वाले कानून हैं ये केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये मजदूर के भी खिलाफ हैं, ये शेड्यूल कास्ट के भी खिलाफ हैं, ये बैकवर्ड क्लास के भी खिलाफ हैं, ये छात्र के भी खिलाफ हैं, ये कर्मचारी के भी खिलाफ हैं, ये नौजवान के भी खिलाफ हैं। ये कैसे खिलाफ है साथियों, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब सरकारी मंडियां अनाज नहीं खरीदेंगी, जब सरकारी अनाज नहीं खरीदा जाएगा तो होगा क्या? तो एफसीआई बंद होगी, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फिर कौन बैठेगा? क्या कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी? कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको घर भेज दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों का भी मुद्दा है। केवल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद होगी, केवल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद नहीं होगी, हैफेड बंद होगा,
वेयर हाउस बंद होगा, हरियाणा बीज विकास निगम बंद होगा, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, मार्केट कमेटी बंद होगी, ये सारे हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बंद होगा। कम से कम हर राज्य में 25, 30, 40 डिपार्टमेंट बंद होंगे। कई राज्यों में तो कम से कम कृषि से जुड़े 50 डिपार्टमेंट हैं। तो 50 डिपार्टमेंट बंद होंगे तो 50 विभागों में नौकरी के रास्ते खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। एक तीर से कई निशाने कि आपको रोजगार भी नहीं देना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाएंगे, निजीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से मंडियां बंद हो जाएंगी और गरीबों पर भी इसका असर पड़ेगा। गरीबों पर क्या असर पड़ेगा? जो आज उनको राशन कार्ड से 2 रुपये किलो, 5 रुपए किलो चावल, गेहूं, आटा, दाल जो मिलती है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अडानी और अंबानी कोई चीज 100 रुपए किलो खरीदेंगे तो वो आपको मुफ्त नहीं देने वाले। मुफ्त दे देंगे क्या? नहीं देने वाले। इसलिए मजदूरों से मैं आह्वान करने आया हूं कि किसानों का बढ़ चढ़ करके साथ दो। और इसके साथ साथियों, बैकवर्ड क्लास के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि जब ये जमीन धीरे धीरे किसानों से चली जाएगी, 1-1 हजार एकड़ के फार्म हाउस बनेंगे और फार्म हाउस में स्प्रे करते हो जब आप, एक आदमी करता ना वो टंकी लगा करके, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल्टीवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दांती हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि उस समय में क्या होगा, बड़े बड़े उसमें दांती हथौड़े की बजाय बड़े बड़े मशीनें आ जाएंगी। आप वो इकट्ठा 1000 एकड़ का फार्म हाउस होगा, हेलीकॉप्टर स्प्रे करेगा, मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा अभी एक मंडी है पुंडरी मंडी में अब की बार अनाज नहीं खरीदेगा। वहां पर जो मंडी में जो सफाई करता था उसका रोजगार गया, जो झरना लगाता था उसका रोजगार गया, जो बोरा उठाता था उसका रोजगार गया, कितने लोगों का रोजगार गया। वहां के किसान सीधे अपना जो अनाज लेकर के साइलो में गए। साइलो कहां पर है? डांड के पास। डांड के पास सोलू माजरा गांव है। सोलू माजरा और डांड के बीच में साइलो का वो क्या नाम, अडानी का एक गोदाम है। वहां पर मशीनें ही उतारती हैं, मशीनें ही चढ़ाती हैं, मशीनें ही जो आपकी जो ट्रेन है रेलगाड़ी में डालती है, रेलगाड़ी से उतारती हैं, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में मशीनें ही ले जाती हैं। तो क्या उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी? तो इसलिए कुछ लोग ये भूल कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मजदूरों का मुद्दा नहीं है, ये सोच रहे हैं बैकवर्ड क्लास का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, मजदूर, छात्र को आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, आप उनको चाहते हो नौकरी लगे, कहाँ लगेंगे जब डिपार्टमेंट ही नहीं बचेंगे। तो इसलिए उन छात्रों का भी है, जो बेरोजगार नौजवान हैं, जो देख रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, उनको जब डिपार्टमेंट ही नहीं रहेंगे तो उनको नौकरी मिलेगी, उनका भी मुद्दा है। इसलिए मुद्दा पूरे देश की जनता का, पूरे तमाम लोगों का है। और मैं वामचेप संगठन की ओर से आपका समर्थन करने आया हूं साथियों, कि आपके इस लड़ाई में हम लोग भी आपके साथ हैं। जो साथी अज्ञानतावश आपके साथ नहीं है, उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हमने दूर करना है, उनको कन्विंस करना है। जब वो कन्विंस हो जाएंगे तो वो आपसे आगे होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और हम अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। कृषि वाले जो कानून हैं वो संविधान के विरोध में हैं, संविधान विरोधी कानून बनाए गए हैं और संविधान का विरोध में जो कानून बनाए गए हैं, इसलिए मैं कर्मचारी होने के नाते उसका विरोध करता हूं। क्योंकि संविधान के विरोध में कोई भी चीज बनाई जाएगी, एक नागरिक के नाते, एक इस देश का जो है, मैं नागरिक हूं इसलिए उसका विरोध करता हूं। तमाम नागरिकों से आह्वान करता हूं कि संविधान के अनुसार इस देश की सरकार की ड्यूटी है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा। जो स्कूलों में शिक्षा का प्रबंध सरकार करे, जो लोग मर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल सरकार करे, अगर किसी पर अटैक होता है भारतीय संविधान के मुताबिक उसकी सुरक्षा सरकार करे, लोगों के रोजगार का प्रबंध सरकार करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कमिटमेंट है, ये सरकार की ड्यूटी है। अगर सरकार ये काम नहीं कर सकती, ऐसी सरकार की हमें जरूरत नहीं है। ऐसी सरकार के खिलाफ साथियों मिलकर के लड़ने की जरूरत है। और मैं किसानों का आभारी हूं कि किसानों ने आज इस लड़ाई को
मुकाम तक ले जाने का जो कार्यक्रम चलाया है। किसान इस लड़ाई में सबसे पहले आगे निकल करके आया, उनको मैं सल्यूट करता हूं कि किसान जो मेरे बुजुर्ग मेरे आज इस लड़ाई में किसान के रूप में आगे जा करके लड़ाई लड़ रही हैं। जबकि ये लड़ाई हम सबको, कर्मचारी, छात्र, नौजवान, तमाम तबकों को मिलकर के लड़नी चाहिए थी, बल्कि उन्होंने उस रूप में योगदान नहीं दिया। तो मैं उनसे भी तमाम ये आह्वान करने आया हूँ, सारे साथी मिलकर के इस लड़ाई में शरीक हों। ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, इस किसान के आंदोलन के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, बदमाशी हो रही है, उसका डट कर के मुकाबला करें। क्योंकि पहले किसानों का आंदोलन बताया गया ये पंजाब का है या सिखों का है, फिर बोले जाटों का है, फिर कुछ कहते रहे, जबकि किसान का आंदोलन तमाम देश के नागरिकों का है और हम तमाम देश के नागरिक मिलकर के किसानों के साथ लड़ेंगे और इसको मंजिल तक ले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी को, मौजूदा सरकार को कृषि संबंधित काले कानून वापस लेने होंगे और इसके साथ साथियों मजदूर विरोधी भी कानून बनाएंगे। 8 घंटे की जगह